डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बाद अगला टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का, या इसे हम कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे परिवहन में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे परिसंचरण, परिसंचरण या सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन हमें पढ़ना है तो देखिए सबसे पहले हमें परिसंचरण का मतलब समझना है। तो परि का मतलब होता है बाहर या चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है घूमना। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ पदार्थों को शरीर के चारों ओर घुमाते हैं, और ये पूरे सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे शरीर में चारों ओर घूमने वाला जो पदार्थ होता है उसको लेकर के और उसे घुमाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं सभी के सम्मिलित रूप को हम कहेंगे परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले तो हम परिसंचरण जानेंगे कि ये वर्ड सबसे पहले दिया किसने। तो सन 1628 में, सन 1628 में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, परिवहन तंत्र के बारे में बताया। और परिसंचरण का अध्ययन करना, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। तो देखिए परिसंचरण का मतलब है चारों ओर घूमना, और इस परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1628 में की थी। और परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है, स्टडी जो होती है, उसे हम किस शाखा में करेंगे? साइंस के एंजियोलॉजी में करेंगे। तो एंजियोलॉजी में हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फादर ऑफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसका नाम आएगा? सबसे पहले किसने इसकी खोज की थी? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे परिसंचरण का मतलब हम लोगों ने जान लिया, और उसकी खोज किसने की, किस सन में की, और परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः तीन चीज़ों की या तीन ऑर्गन्स मिलकर के इस तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होगा तीन ऑर्गन्स मिलकर के करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण तीन ऑर्गन्स मिलकर के करेंगे। पहला नंबर इसमें आएगा ब्लड, दूसरा नंबर इसमें आएगा हार्ट, तीसरा नंबर आएगा ब्लड वेसल्स। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर के इस सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, इस परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमें, जब तक इन तीनों टॉपिक को हम लेकर के नहीं चलेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में जानना है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक उठाते हैं हम, ब्लड। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मुख्यतः दो टाइप का होता है। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी
सिस्टम। तो देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर इसे हम कह सकते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और ये होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये दो तरीके के परिसंचरण तंत्र हैं। खुला परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें डक्टलेस या नलिका विहीन या इसके संचरण के लिए किसी नलिका की जरूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें ब्लड पूरे शरीर में खुली अवस्था में घूमता रहता है, इसलिए ये क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र में डक्टेड वेसल्स होती हैं या नलिका युक्त, इसमें ब्लड नलिका में बहता है। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र में कोई नलिका नहीं होती, कोई वाहिनियां नहीं होती, रुधिर वाहिनियां नहीं होती। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गई, या स्नेल हो गया, इंसेक्ट्स हो गए। देखिए इसका खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा। एक तो कॉकरोच हो गया जिसे तिलचट्टा कहते हो, तिलचट्टा हो गया, तितली हो गई, घोंघा हो गया, और कीड़े मकोड़े, इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो बिना नलिका के या नलिका नहीं होती फिर भी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, परिसंचरित होता रहता है, तो इसलिए इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। दूसरा नंबर आता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें नलिकाओं में रुधिर बराबर बहता रहता है, हमेशा फ्लो होता रहता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे ह्यूमन या जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें ब्लड नलिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में फ्लो होता है, रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है, उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक ब्लड के बारे में। सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो ब्लड को हम जानते हैं ये क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पे ये टिश्यू वर्ड जो आया है, टिश्यू का मतलब है, टिश्यू कब बनता है, जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्स हैं। तो ये ब्लड भी क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है। ब्लड भी क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, वो भी कैसा ऑर्गन, लिक्विड में ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ब्लड जो होता है इसका जो अध्ययन हम करेंगे वो किस में करेंगे, हेमेटोलॉजी में। इसका अध्ययन हम करेंगे हेमेटोलॉजी में। ब्लड का अध्ययन हमें करना है हेमेटोलॉजी, या हेमेटोलॉजी जो शाखा होती है उसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ये सबसे पहला ऑर्गन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और यही चारों तरफ हमारे शरीर में घूमता रहता है वेसल्स के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो लाल रंग का होता है। तो ये इसमें क्या क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं इसमें। इस ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। पहला नंबर तो प्लाज्मा होता है, पहला नंबर इसमें प्लाज्मा होता है।
दूसरा नंबर कार्पस सेल्स होती है। ये ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा, एक कार्पस सेल्स होती हैं। प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में लगभग 90% जल, प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है और 10% प्रोटीन या इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दस % कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो अब यहाँ पे हमें कार्पस सेल्स में देखना है। इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। कार्पस सेल में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 कणिकाएं इसमें होती हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। तो ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा और कार्पस सेल्स होती हैं, और ये कार्पस सेल्स जो होती हैं 3 प्रकार की, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और तीसरी जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है। तीनों का अध्ययन हम एक साथ कर लेंगे। देखिए इसमें आरबीसी जो होती है इसका रंग लाल होता है, ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है। अब ये लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी लाल होता है। और इसकी संख्या ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। इनकी संख्या हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो होती है वो 500 से लेकर के 9,500 प्रति क्यूबिक मिमी प्रति क्यूबिक मिमी होती है। और तीसरा नंबर अगर यहाँ पे देखें प्लेटलेट्स की, तो इनकी संख्या लगभग 2.5 से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। देखिए लाल रुधिर कणिका, या इसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पस सेल्स, ये वाइट ब्लड कार्पस सेल्स, और वो प्लेटलेट्स है ही। तो देखिए अगला नंबर है, इसी में ये केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक रहित होता है। आरबीसी केंद्रक रहित होता है और डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है, ये केंद्रक युक्त होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसका आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो लगभग 2 से 4 दिन तक का होता है। अगला नंबर है, इसी में
देखिए अब उसके बाद इनके कार्य, सबसे पहले देखिए आरबीसी क्या होता है, ये लाल रंग का होता है, ये रंगहीन होता है, वो भी रंगहीन। इसकी संख्या 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है ह्यूमन बॉडी में। इसकी संख्या लगभग 5000 से 9500 क्यूबिक प्रति मिमी होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। आरबीसी केंद्रक रहित होता है, डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन तक का होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया रुधिर क्या होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर या मेसोडर्मल में, मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म में ही, भ्रूण में ही ये बनना शुरू हो जाता है। और इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, लगभग ब्लड की पीएच वैल्यू जो होती है वो, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.5 तक होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.5 तक होती है। अब देखिए इनका यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पहला नंबर इसमें है इओसिनोफिल्स। डब्ल्यूबीसी को कई भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें पहला नंबर है इओसिनोफिल्स, जिनकी संख्या लगभग 2 से 4% तक होती है। इओसिनोफिल्स की संख्या जो होती है वो लगभग 2 से 4% तक होती है। दूसरा नंबर बेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स होता है जिसकी संख्या 0.5 से लेकर 2% तक होती है। डब्ल्यूबीसी, इओसिनोफिल्स 2 से 4%, बेसोफिल्स लगभग 0.5 से लेकर 2% तक होती है। तीसरा नंबर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक लगभग 60 से 70% तक होती है। 60 से 70% तक इनकी संख्या होती है, सबसे अधिक संख्या इनकी होती है। और अगला नंबर है एग्रैनुलोसाइट, ये भी इसमें, या लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, इनकी संख्या लगभग 20 से 30%, 20 से 30% तक होती है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी लगभग 4 प्रकार के, इओसिनोफिल्स 2 से 4%, बेसोफिल्स 0.5 से 2%, न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%, लिम्फोसाइट 20 से 30% तक होती है।